अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज आज बहुत अच्छे से किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने दिन का आगाज किया ही नहीं। ये मैंने रियलाइज किया जब से मैंने मॉर्निंग शो किया है और जब से मैंने सुबह अर्ली उठना शुरू किया है कि सुबह उठना इतनी बड़ी नेमत है कि इसके आपको जो इफेक्ट्स हैं, जो इसके असरात हैं, जो इसकी पॉजिटिविटी है, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी पर जब असरअंदाज होती है तो अर्ली राइजर्स कभी भी लेट नहीं उठ सकते। तो सुबह उठना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी जिंदगी में खुश रहना और खुशी के लिए चीजें तलाश करना। तो सुबह उठकर कितनी सारी चीजें आप कर सकते हैं, इसकी रियलाइजेशन आपको उसी पॉइंट पर जाकर होती है जब आप सुबह उठना शुरू करते हैं। और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वार्म इसलिए क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, सर्दी आ चुकी है और इतनी एक्सट्रीम पे कि कल मैं एक जगह एक मीम पढ़ी थी कि नारायण का खाना लाहौर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ पहाड़ों की कमी है। तो ये बात वाकई सच है। रात से बारिश भी हो रही है और मौसम काफी ज्यादा सर्द है, तो आप इंजॉय करें मौसम को, लेकिन खास ख्याल रखें। ख्याल से याद आया कि ख्याल तो बहुत सारी चीज़ों का रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बात करें सीजन चेंज होता है तो आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाती है, आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज पाते हैं, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है क्योंकि सीजन चेंज हो जाता है। लेकिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी स्किन होनी चाहिए। तो स्किन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस किस सीजन में आपको किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, इस पर बात करेंगे डिटेल में आज के प्रोग्राम में। अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग सो काइंड ऑफ सीरम्स, विटामिन सी यूज कर रहा है, कोई विटामिन ई यूज कर रहा है। मतलब हम ये सोचते हैं कि स्किन हमारी बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाएगी, बड़ी ग्लो करेगी। तो क्या विटामिन सी और इस तरह के सीरम्स को हम यूज कर सकते हैं विंटर्स में भी, या सन ब्लॉक, या किस तरह से अपनी स्किन की केयर की जा सकती है, किस किस्म की काइंड की स्किन हमारे पास मौजूद है और किस किस्म की स्किन पर किस किस्म के ट्रीटमेंट्स करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्किन की बात करें तो मैं इस चीज़ के आप समझे कि बहुत ज़्यादा फेवर में भी हूँ और बहुत ज़्यादा खिलाफ भी हूँ। अगर स्किन की आप स्पेसिफिकली बात करते हैं खिलाफ भी हूँ। अगर स्किन की आप स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वी हैव सो मेनी ट्रीटमेंट्स इन मार्केट। मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट करा रहे हैं और बहुत सारी मशीनरी मौजूद है, बहुत किस्म के फेशियल है और फेशियल के साथ साथ अगर आप बात करें बहुत सारे ऐसे मार्केट्स में ट्रीटमेंट्स मौजूद है जो कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कहलाते हैं। तो किस एज में जाके एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आपको लेने चाहिए, या अगर बात की जाए डॉक्टर्स की जो कि ये ऑफर करा रहे हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, क्या आपको बताया जाता है कि कितना रिस्की ये ट्रीटमेंट हो सकता है अगर आप ये कराते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है या इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। तो स्किन के मामले में कॉन्शियसली आपको देखना पड़ता है कि सीजन के चेंज होते साथ ही या उम्र के चेंज होते साथ ही किस तरह से आपने स्किन को टाइप करना है। तो इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर फैसल मेरे साथ मौजूद है, वेल नोन हर्बलिस्ट हैं। इनसे आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनसे भी पूछ के आपको ज्यादा से ज्यादा स्किन के सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके आने का बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर्दियों की सुबह और सर्दियों की शामें हमेशा खूबसूरत होती है, आप इंजॉय करते हैं, लेकिन इंजॉय करने के साथ साथ हमें स्किन का खास ख्याल भी रखना पड़ता है। अब धूप सेकने का रिवाज जो कि पाकिस्तान में है और आप ये देखें कि हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं विंटर्स को, तो स्किन बर्न होने का कितना खदशे होते हैं और इसके अलावा सन बर्न के अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं सर्दियों में ताकि आपके धूप सेकने से स्किन बर्न भी ना हो? अच्छा देखिए, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठने से तो सनबर्न नहीं होता। अच्छा। ठीक है। और दूसरा ये कि अमूमन हम जब बैठते हैं धूप में इस रीजन में, स्पेशली माल्टे वगैरह जब खाते हैं तो हम धूप में बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये होता है कि हम अपना चेहरा धूप की बैक साइड पे रखते हैं। धूप बैक पे पड़ रही होती है, चेहरे पे हमारे डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती है, ऑपोजिट हम बैठे होते हैं। तो एक तो ये भी एक अच्छी हैबिट है कि आप बिल्कुल डायरेक्ट फेस मत करें धूप को, सन को। लेकिन बहरहाल फिर भी आधा घंटा 20 मिनट बैठने में कोई हर्ज नहीं है और इस ठंडी धूप में तो कोई इतना बड़ा मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ हम क्या करें, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। सनबर्न की आप बात करेंगे, सनबर्न अमूमन होता है उन इलाकों में जहाँ पे धूप की तपिश ज़्यादा होती है, इससे पहाड़ों से टकरा के आती है। ठीक है। सॉरी। तो उसमें ये होता है कि जैसे बर्फबारी हुई हुई है तो उसमें जब सन रेज पड़ती हैं तो जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो फिर आपकी स्किन को बर्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज मैदानी इलाकों में उस हद तक के मामलात नहीं होते। तो वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों पे आप देखें तो खुबानी का तेल मिलता है। अच्छा। है ना, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल जिसको हम कहते हैं। यस। उसकी एप्लीकेशन जो उनसी फेस के ऊपर वो बहुत फ़ायदेमंद है, सर्दियों में ख़ास तौर से।
स्किन ड्राई हो रही होती है, फट रही होती है, रैशेज आ रहे होते हैं, लाल हो रही होती है, ऐसी। तो उन सब चीज़ों के लिए एप्रिकॉट कर्नल ऑयल का इस्तेमाल जो उनसे है इंटरनली भी और एक्सटर्नली प्रोडक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है और प्रोटेक्टिव भी है। तो इसका इस्तेमाल हर जगह के लोग कर सकते हैं अपने अपने रीजन के हिसाब से, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, लेकिन ये कि बहुत फ़ायदेमंद है। सर बीइंग अ हर्बलिस्ट आपको क्या लगता है कि वी आर डन विद सो मेनी थिंग्स, हमने बहुत सारे काइंड्स के सीरम्स यूज़ कर लिए हैं, हमने केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए हैं, लोशंस की बात की जाए और मॉइस्चराइजर्स की बात की जाए, तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड। लेकिन अब हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इन केमिकल्स की चीज़ों से निकलने के साथ साथ अब हर्बल चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, जड़ी बूटियों से बनने वाली प्योरिटी वाली जो चीज़ें हैं हम उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए समर्स की या विंटर्स की बात की जाए, तो जो लोग सीरम यूज़ करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? विटामिन ई, विटामिन सी सीरम अगर सर्दियों में भी यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों को इकट्ठे यूज़ करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। टाइम डिफरेंस हो सकता है। अच्छा। कि सीरम जो उनसे वो आप रात के टाइम पे कर लीजिए और सन ब्लॉक जो उनसे आप दिन में कर लीजिए। अच्छा जी। ठीक है, कि जब तक आपका सन एक्सपोजर है। प्लस ये कि सीरम्स भी अपने स्किन टाइप के हिसाब से कीजिए। जरूरी नहीं कि हर एक को हर सीरम सूट करे, तो बेहतर ये है कि अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनसे मशवरा करके अपने स्किन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट लगानी है वो आप उनसे मशवरे के बाद लगाएं, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। विटामिन ई उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है जो थोड़ा सा एजिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनके रिंकल्स वगैरह बेहतर हो जाएं। विटामिन सी उन लोगों के लिए है कि जिनकी स्किन थोड़ी सी डैमेज सी हुई हुई है, तो वो आपको एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है और आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है। तो सीरम्स लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किस वक्त किसने लगाना है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बहुत आम बात है कि किस वक्त आपको कौन सा काम करना चाहिए। आपने एंटी एजिंग की बात की, एंटी एजिंग क्रीम्स यूज कर सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स यूज की जा सकती हैं, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में जब मैंने इस चीज पर एम्फसाइज करने की कोशिश की है कि मार्केट में बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, तो वो आपको जहां पर आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को देखा है, शोबिज़ से रिलेटेड बहुत सारे लोग इंडोर्स कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी है, ये फायदे हैं, आप ये भी ट्रीटमेंट करा ले, वो भी ट्रीटमेंट करा ले। लेकिन डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो उन्होंने तो कमाने हैं पैसे और वो पैसे कमाएंगे, लेकिन आपको क्या बताया जाता है कि इस ट्रीटमेंट का ये रिस्क हो सकता है, इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या इससे ये आपको मसला मसाइल खुदा ना खास्ता हो सकता है, या फिर इसके ये बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स मार्केट में मौजूद है, इस हवाले से डॉक्टर फैसल आप क्या कहेंगे कि बहुत सारे, अब अगर कुछ फेशियल्स की बात की जाए, पीआरपी की बात की जाए, हाइड्रा फेशियल की अगर बात की जाए, तो कहा जाता है कि आप हर कोई करा सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है इस हवाले से कि एक स्पेसिफिक एज होती है जिसके बाद आपको इस तरह की चीजें अवेल करनी चाहिए? अच्छा, देखिए 25 के बाद आप करा सकते हैं जी। ठीक है, जब आपकी एज 25 हो जाती है तो फिर आपको अपनी स्किन का एंटी एजिंग के हवाले से आपको ट्रीटमेंट्स ले लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट्स में क्या है, 25 साल की एज में आपने अपने आप को बेहतर करना है, ठीक है, मेंटेन करना है आपने, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बोटॉक्स की तरफ जाएं या फिलर्स की तरफ जाएं या आप इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। आप नेचुरली अच्छी डाइट के साथ और अच्छी केयर के साथ अपनी एजिंग को रोक सकते हैं। हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं कि अगर 25-30 में एजिंग आनी है तो हम उसको 35-40 तक ले जा सकते हैं। रह जाती है बात कि डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हम अमूमन गाइड कर देते हैं कि आपके लिए ये वाली ट्रीटमेंट बेहतर है, ये ट्रीटमेंट बेहतर नहीं है, इसको अभी करवाना चाहिए या इसको कब कराना चाहिए। प्लस ये आपने हाइड्रा फेशियल की बात की, तो हाइड्रा फेशियल भी जो उनसा है वो डीप क्लींजिंग है सच, ठीक है, तो डीप क्लींजिंग जो उनसी है वो हर एक के लिए रिकमेंडेड है कि आपको अपने स्किन को डीप क्लींस करना चाहिए। ठीक। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि अच्छी जगह से करवाइए, किसी प्रोफेशनल से करवाइए, जो क्वालिफाइड है उनसे करवाइए, तो फिर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता। अगर आप ब्यूटी पार्लर्स पे भी अब तो हाइड्रा फेशियल अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो पीआरपी जो उनसा है वो भी बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन अगेन आपने किससे करवाया, डॉक्टर को ज़रूर सर्च करें कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो अपने प्रोफेशन में कितने अच्छे हैं, तो फिर करवाइए। इसी तरह से एंटी एजिंग में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त किया जा रहा है दैट इज़ बोटॉक्स। अच्छा, बोटॉक्स जो उनसा है वो करवाना चाहिए 35 के बाद, ठीक है, जिससे हल्के फुल्के कोई रिंकल्स आपके आना शुरू हो गए, फाइन लाइंस आना शुरू हो गई, तब करवाइए। उसमें भी फिर आपको अच्छे डॉक्टर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि बोटॉक्स जो है वो अगर आपके गलत पॉइंट पे लग गया
तो आपकी स्किन बजाय खूबसूरत होने के हो सकता है कुछ Damage अर्से के लिए हो जाती है। डिफॉर्म हो जाए। Yes. ठीक है, तो वहाँ पे आपके कितना लिफ्ट होना है, कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए इन सब चीज़ों को देख के ही फिर कोई फैसला करना चाहिए। लेकिन सूरत हाल अगर देखी जाए कलेक्टिवली तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, अब मैंने बहुत सारे शोबिस के लोग जो हैं और बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं उनको देखें कि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस हवाले से क्या SOPs, क्या लीगल टर्मिनोलॉजीज मौजूद हैं जिसको आपको करने के बाद ही इजाज़त दी जाए कि सैलून्स में या फिर ऑनलाइन या हर जगह ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स नहीं होने चाहिए? डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि जिस चीज़ की प्रोडक्शन आप कर रहे हैं बीइंग अ हर्बलिस्ट, उसका आपको कोई ना कोई फायदा अगर नहीं होता तो कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन अगर इसकी बात की जाए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की, तो कोई स्पेसिफिक SOPs आपको लगता है कोई लीगल इस हवाले से होनी चाहिए, टर्म एंड कंडीशंस, कि आप हर जगह पे इस मशीनरी को सेट नहीं कर सकते? देखिए, जहाँ तक हाइड्रोफेशियल का ताल्लुक है, इट्स सेफ, कोई भी यूज़ करवा सकता है और इसकी एक छोटी मोटी सी आपकी एक ट्रेनिंग होती है। इससे आगे के जो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, फेस लिफ्ट्स हैं, इन सब PRP है, ये जो उनसे है क्वालिफाइड डॉक्टर के बगैर नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाना, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। बल्कि अगर कोई आपको ऑफ़र भी कर रहे हैं, सैलून्स ऑफ़र कर रहे हैं या कोई और डॉक्टर्स ऑफ़र कर रहे हैं जो इस फील्ड के नहीं हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि क्या उनके पास प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। इसके शॉर्ट कोर्सेज भी आते हैं। एज सच ये डर्मेटोलॉजी से हट के थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स की तरफ का है रुझान है, तो उसमें जो कॉस्मेटिक्स की ट्रीटमेंट्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली मिल जाती ठीक है। है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जिससे आप करवा रहे हैं वो सर्टिफाइड है। अगर वो सर्टिफाइड है तो इट्स ओके, आप करवा सकते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेशन या ये वेरिफिकेशन इट्स योर टास्क, या आपको कराने से पहले वेरीफाई करने की जरूरत है? अच्छा, मैं बहुत रिलाई करती हूँ चीज़ों पे, तो लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू कि हमेशा रिव्यूज देखा करें। किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले, ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने से पहले या किसी क्लिनिक को विजिट करने से पहले अगर आप उसके रिव्यूज देखेंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली वो चीज़ आसान हो जाएगी। बिकॉज कभी भी जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो रिव्यू आपको ऑनेस्ट ही देंगे, जिन्होंने पैसे देकर ये ट्रीटमेंट कराया होता है। लेकिन चूंकि हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, तो हम अगर बात करें फ्रूट्स की, तो धूप भी हम सेकते हैं, हम माल्टे भी खाते हैं। तो कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि सर्दियों में खास तौर पे आपकी स्किन को फ्रेश करते हैं और बड़े प्रोडक्टिव होते हैं आपकी स्किन के लिए? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड मुल्क है कि यहाँ पे हर सीजन की हर चीज़ वाफिर मिकदार में मौजूद है। क्या बात। तो सिट्रस फ्रूट्स तो सारे खाने चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस सीज़न में जो चीज़ पैदा की है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर्दियों में हमारे पास सिट्रस फ्रूट हर तरह का मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास अनार आ जाता है, अमरूद आ जाता है। हमें लगता है कि विटामिन C जो उनसे है वो सिर्फ सोर्स है सिट्रस फ्रूट का, जबकि विटामिन C जो उनसे होता है अमरूद में माल्टे से ज़्यादा होता है। Oh, that's a point. Yes, yes, ठीक है, yes. I तो have heard about आपको that. थोड़ा सा सर्च कर लें, गूगल कर लें, अब तो हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास। तो जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो खाइए, जो सब्जियां अवेलेबल हैं वो खाइए। उसके अलावा दूध और दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। लोग कहते हैं, हम जब भी किसी हो गया, डॉक्टर साहब दूध और दही तो मोटा करता है। दूध और दही कभी भी मोटा नहीं करता। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है डॉक्टर फैसली, क्योंकि बहुत बड़ा। लोग समझते हैं कि डाइट करनी है तो दूध और दही से आपको कोसों मील दूर का फासला होना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत एहतियात करनी है तो दूध के ऊपर जो बलाई आती उसे है हटा आप दें। उसको हटा दीजिए, उसके बाद आप पी लीजिए। लेकिन ये कि दूध, दही, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और आपको एक शायद इस बात की नॉलेज भी हो कि यूनाइटेड नेशन ने इस साल को जो उनसा है वो फ्रूट और वेजिटेबल का साल करार दिया। अच्छा, दैट्स 2021 जो उनसा है। तो आपको सिर्फ इसलिए ये किया जाता है ताकि आपको पता चले कि फ्रूट और वेजिटेबल्स कितने अहमियत के हामिल हैं। तो हमारे पास इस सीज़न में अमरूद हो गया, अनार हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए सारे के सारे, केला हर सीज़न में रहता है। तो इन सब चीज़ों का जितना भी मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिए। अच्छा, ये बताएगा कि अब चूंकि हम लोग फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, दही और दूध की हमने बात की है, तो बहुत सारे लोग चूंकि डाइट करते हैं आजकल, हर दूसरा बंदा 2 में से 1 और 3 में से 2 लोग तो डाइट कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी एज वेल। तो ये जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जब ये चीज़ें छोड़ देते हैं, अगर दूध दही को छोड़ दिया जाए तो देखिए आपकी स्किन को तो बेहतर कर ही रही है चीज़ें, साथ साथ आपकी डाइट में आप प्रेफर करते हैं, आप सजेस्ट करते हैं इस तरह की डाइट। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट, तो उसमें आप बिल्कुल भी दूध नहीं ले सकते, बिल्कुल भी डेयरी की कोई किसी भी किस्म की कोई फॉर्म आप नहीं अवेल कर सकते, तो आप देखिए, प्रेफर करते हैं? मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ
अच्छा, ठीक है। हालांकि मेरे अपने स्लिमिंग कोर्सेज हैं, मैं डाइट प्लान्स देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन आप किसी चीज़ को छुड़वाएं मत, आप एक बैलेंस डाइट प्लान बनाएं। क्वांटिटी पोर्शन मैटर करता है, प्लस ये कि आप कितने 2-2 घंटे के बाद के मील्स आप उनको बता दें कि आपने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए। देखें, फौरी तौर पे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, exactly. लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में आपके बाल भी खराब होंगे, स्किन भी खराब होगी, आई साइड भी खराब होगी और आपका पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि आप कुछ भी करें वो शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। मतलब प्लानिंग आप दूर की करें कि जो आप, फॉर एग्जांपल मैंने हैप्पी न्यू ईयर पे ये कहा कि आपका न्यू ईयर हैप्पी तभी हो सकता है जब आपकी रेजोल्यूशन या आपके अंदर का चेंज सिर्फ सतही ना हो, अंदर से भी आपको फील करना पड़ेगा, अंदर से भी आपको हेल्दी होना पड़ेगा। अगर आप 70 से 50 केजी के हो रहे हैं और आप बज़ाहिर देख रहे हैं कि बहुत तब्दीली आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, लेकिन अगर अंदर से आप वही अनवर्थीनेस फील कर रहे हैं, वही फील कर रहे हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं और अंदर से आप में वो ताकत ही नहीं है, तो उस वेट लूज का कोई फायदा भी नहीं है। तो आपको दोनों चीजें बैलेंसली चेंज करनी पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हम सीरम्स की बात कर रहे हैं, हम स्किन केयर की बात कर रहे हैं, हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, सिट्रस, हर चीज, लेकिन टॉप ऑफ दी ऑल जो मुझे लगता है कि हम बहुत कोताही करते हैं इस चीज में, वो है पानी। पानी कितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। और चूंकि आई टेस्टेड पॉजिटिव, तो मैं क्वारंटीन में थी, तो मैंने ये 14-15 दिन, उसके बाद मैंने इस चीज को कैरी ऑन भी किया है। गर्म पानी पीने से इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, आपकी डाइट भी कंट्रोल होती है, आप स्मार्ट भी रहते हैं और आपको इंटरनली एक्सटर्नली बहुत सारे फायदे हैं। पानी के इतने फायदे हैं, फिर भी हम सबसे ज्यादा कोताही डॉक्टर साहब इसी चीज में करते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ पे हमारे स्टाफ से बात हुई थी, तो कहते हैं कि सर्दियों में हम पानी इसलिए पीना छोड़ देते हैं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। पॉइंट ट्रू, ठीक है, वेरी ट्रू। और ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है, Yes. लेकिन इवन देन आपको पानी पीना है और सर्दियों में इसलिए ज्यादा पानी आपने पीना है क्योंकि हमने गर्म कपड़े पहने होते हैं, अंदर ही अंदर स्वेटिंग हो रही होती है, हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ये कि हम डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं। तो पानी का इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरा ये कि हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं नहाने में, मुंह धोने में, वजू करने में, तो वो भी हमारी स्किन को ड्राई कर रहा होता ठीक है। उस वक्त भी हमें पानी की ज़रूरत है, Yes. प्लस ये कि मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। तो पानी जो सा है, सर्दी हो या गर्मी हो, आपने एक ख़ास मकदार में ज़रूर पीना है। अब वो ख़ास मकदार क्या है? 6 से 8 गिलास कहा जाता है, 8 से 10 गिलास कहा जाता है, लेकिन हर बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ लोग वेजिटेबल्स ज़्यादा खा रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं, इट्स ओके। कुछ लोग वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पी रहे हैं, इट्स ओके। तो जो बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी आपको बताती है कि इस वक्त मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। Yes. If you feel that, If you if you feel consider that, तो ये आपको खुद भी रियलाइज करने की जरूरत है। हाँ, कंसल्ट करें, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों से कंसल्टेशन ली जा सकती है, बिकॉज कोविड है तो हम इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि हर जगह ना जाएं या हर जगह को विजिट ना करें। लेकिन आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि जैसे मौसम बदला है, आपकी स्किन को किस चीज़ की जरूरत है और स्किन को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। और बगैर सजेशन के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी के मशवरे के अगर ये काम करते हैं, फिर डेफिनेटली आप नुकसान उठाते हैं और नुकसान इतने एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, फिर उसको रिकवर करना, उसको रिवर्स करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, स्किन के साथ बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एक मेरे माइंड में चीज़ आ रही है वो टास्क, क्योंकि अगर हम स्टीम की बात करें, क्योंकि मैंने भी कोविड में बहुत स्टीम ली, तो मेरी कोशिश है कि हम कोविड-19 को कलेक्टिवली देखते हुए, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्किन का ख्याल भी रखना है, सर्दियां भी हैं और कोविड का ख्याल भी रखना है, इन सब चीज़ों को कीप इन माइंड रखना है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको, आफ्टर इफेक्ट्स आपको मिलते हैं कोविड के बाद। अब स्टीम आपकी स्किन के लिए कितनी अच्छी है, कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आम प्रैक्टिस भी अब हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे SOPs में इसको शामिल कर देना चाहिए कि दिन में 2 दफ़ा आपने स्टीम लेनी है। अच्छा, स्टीम स्किन के लिए एक अलग टॉपिक है, हमने इंटरनली लेनी है, कोविड के लिए वो एक अलग टॉपिक। स्किन के लिए किस तरह से जरूरी है? स्किन के लिए स्टीम बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि आपका एक खास टेम्परेचर के ऊपर अगर आपने स्टीम लिया और एक खास डिस्टेंस से लिया तो वो तो सेफ है, वरना खुदा न खास्ता आपकी स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो बर्न हो सकते हैं। एहतियात कीजिए इस स्टीम लेने में। दूसरा ये कि कोविड के लिए अगर हमने लेनी है तो ऑब्वियसली शाम के बाद अगर आप घर पहुंचते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर ले लेनी चाहिए। वो भी आपने इस तरह लेनी कि आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से आपने छोड़ना है, तो ये आपका पूरा जो नेजल पैसेज है ये आपका क्लींस हो जाएगा। लेकिन ये कि कोशिश करें कि स्टीम की जो शिद्दत है वो इतनी हो जो बियरेबल हो,
बहुत तेज ना हो, बच्चों को दिलवाते हुए एहतियात करें। नेबुलाइजर ले सकते हैं, या अब तो वो अच्छे स्टीमर आ गए हैं जो डायरेक्ट मुंह में हम लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की एहतियात के साथ आप स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग अ हर्बलिस्ट, आपको क्या लगता है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करें, विटामिन्स एक तो हम फ्रूट्स की सूरत में ले रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हमारे घर में होती हैं खाने की सूरत में, डाइट की सूरत में, इसके अलावा कुछ लोग विटामिन्स भी लेते हैं, वो आपकी स्किन को बाजुकात तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है, लेकिन बाजुकात आप अगर गलत चूज़ कर लें, इंतखाब आपका गलत हो, तो वो आपको नुकसान भी वो मेडिसिन दे रही होती है, लेकिन आपको वो उस वक्त इमीडिएटली पता नहीं चलता। तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको किस किस्म का देखिए, ख्याल रखना असल चाहिए? बात तो यह है कि आप अपनी डाइट इतनी अच्छी रखें कि आपको सप्लीमेंट्स की तरफ ना जरूरत ही जाना ना पड़े, yes। ठीक है। लेकिन बहरहाल हम सब भी ऐसे हैं जो अपनी डाइट का इतना ख्याल नहीं रख रहे होते, इतनी बैलेंस नहीं ले रहे होते, तो सप्लीमेंट की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगेन वही बात कि सोच के समझ के डॉक्टर से पूछ के, और प्लस ये कि आप 1 महीना 1.5 महीना लीजिए सप्लीमेंट, उसके बाद फिर ब्रेक दीजिए, उसके बाद 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद दोबारा आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबा अरसा कंटिन्यूसली आपने सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना है। ठीक है। कुछ चीज़ें तो हमारी यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती जाती हैं। ठीक है। जो डिपॉजिट होती जाती हैं वो फिर हमें नुकसान दे सकती हैं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम अगर बॉडी में हमारे बोन्स में डिपॉजिट हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा खास्ता वो किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो गई तो फिर वो पथरी का बाइस बनेगा। तो इसलिए हर चीज़ की जो एतदाल है वो बहुत ज़रूरी है। एतदाल और बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको इस चीज़ का खास, और यस आपको ही इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा कि स्किन को कैसे मैनेज करना है, डाइट को कैसे मैनेज करना है, और कलेक्टिवली अपना ख्याल कैसे रखना है। ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन फ्रामिक्स फर्म स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है। थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो नवाजिश का ये आउटफिट है, आपको इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होगा, क्योंकि आजकल हर किसी की कोशिश होती है कि थोड़ा डिफरेंट ट्रेंडी ड्रेस पहने, तो इस तरह के अच्छे आर्टिकल्स आपको नवाजिश पर अवेलेबल होंगे, आप इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कामरान, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, वेल नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट है, और ही हैज बीन प्रैक्टिशनर इन दिस फील्ड फॉर so many years। तो गुड टू सी यू डॉक्टर कामरान, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आई एम गुड जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हमेशा बड़ी मुश्किल से हमें वक्त मिलता है इनसे, बिकॉज एंटी एज लाइफस्टाइल के नाम से इनका जो क्लिनिक है वहाँ पे मैं हमेशा विजिट करती हूँ। और प्रोग्राम के आगाज में जब मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे मार्केट में आपके पास ऑप्शन मौजूद है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के, तो मैं तो किसी पर रिलाई नहीं करती। हमेशा मैंने देखा है कितनी प्रोडक्टिविटी से डॉक्टर कामरान काम कर रहे होते हैं और लोग कितना रिलाई करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं भी जाने से पहले क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करें। डॉक्टर कामरान, आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और आपने बहुत अच्छे से जो मार्केट में आपने ट्रेंड सेट किए वो मैंने भी देखे, लोगों ने भी देखे, लेकिन एट द सेम प्लेस बहुत सारे लोग ये काम अब कर रहे हैं और बहुत सारे लेवल्स पे कर रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो किस तरह के लोग अब मार्केट में काम कर रहे हैं? बड़े आसानी से हमें अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे हम ब्लॉगर्स को, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को इंडोर्स करते हुए भी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को किस तरह से क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए किसी भी क्लिनिक पर कोई भी सर्विस अवेल करने से पहले? देखो, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्रेडिबिलिटी तो चेक करना एक मुश्किल काम है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं मौजूद कि जहाँ पे जाके उनको चेक किया जा सके, वेरीफाई हो सके। तो हम लोग सब जादू मांगते हैं अंदर से, ऐसे ही है, और जादू किसी के पास है नहीं। सोशल मीडिया पे तमाम जादू बिकता है, और एक तस्वीर लगा दी जाती है, उसके साथ एक और तस्वीर होती है, और वो कहते हैं कि हम ऐसा बना दें, ऐसे ही डिट्टो बना दें। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग दे ट्रेवल फ्रॉम वन क्लिनिक टू अनदर क्लिनिक टू अनदर क्लिनिक, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अगर आप देखिए एक्नी की एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, यूके के अंदर जहाँ पे मैं रात को ही पढ़ रहा था, हम 8 हफ्ते से पहले दोबारा नहीं बुलाते पेशेंट को, इसलिए कि 8 हफ्ते चाहिए हैं कम से कम जो दवाई आपने दी है उसको असर करते करते। ठीक है, तो जादू हो नहीं सकता। अच्छा, बट सोशल मीडिया पे या और जगहों पर जादू बिकता है, बिकता है, ठीक है। बिकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान हर बंदे के नाम के साथ डॉक्टर लग गया, ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी टू ऑल अदर प्रोफेशंस, इनफैक्ट हम लोग भी डॉक्टर्स नहीं हैं, वी आर मेडिकल डॉक्टर्स, ठीक है। लेकिन एक फार्मासिस्ट भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखता है, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं
जो कि अपने नाम के साथ डॉक्टर So लिखते we हैं। got confused, that's why. तो आप लोगों का तो कोई कसूर नहीं Yes. है। उसकी वजह ये है कि हर बंदा डॉक्टर है, लेकिन लोगों के ज़हन में डॉक्टर का इंप्रेशन यही है कि जो कि मेडिकल डॉक्टर था। Yes, medicine. असल में सिर्फ एक पीएचडी डॉक्टर होता है, Yes. जिसके के वाकई जिसके नाम हम के साथ डॉक्टर कह डॉक्टर सकते डॉक्टर हैं। कह सकते Yeah. हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे क्लिनिक्स आपके सामने लाहौर में भी काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर लिखते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक देखा, एक वो टिकटॉक के ऊपर एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर वो है, मशहूरी डॉक्टर के नाम से। और उनकी प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर के नाम के साथ ले, Oh my ठीक है? goodness. और वो दवाएं लिख रहे हैं जो कि यूके या और जगहों पे सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट लिख सकते हैं। Yes. अब देखो, बात यह है कि इन सारी चीज़ों को इदारे चेक कर सकते हैं या लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो टिकटॉक पे या दूसरे मीडियम्स के ऊपर जब वो एक चीज़ को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही जो है ना कोई जादूगर है जो कि जो कुछ अच्छा, कर ये देगा। जादूगरी की जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको याद होगा डॉक्टर फैसले मैंने कहा कि रिव्यूज चेक किया करें, वो बड़े मैटर करते हैं। आप किसी भी कस्टमर अगर आपके पास पैसे देकर आ रहा है, वो सर्विसेज ले रहा है, वो सेटिस्फाई है, तो वो कभी भी आपको रिव्यू गलत नहीं देगा। तो किसी भी क्लिनिक पे कोई भी सर्विस लेने से पहले अगर आप रिव्यू चेक करें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक छोटा सा पॉइंट है जिससे थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी चेक हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए तो डॉक्टर कामरान, अब चूंकि सर्दियां आ चुकी हैं और मार्केट में बहुत सारे सीरम्स मौजूद हैं, वो यूजिंग अ लॉट ऑफ सीरम्स, मतलब विटामिन सी भी यूज कर रहे हैं, ई भी यूज कर रहे हैं। डॉक्टर फैसले मैंने ये सवाल किया है, तो सर्दियों के साथ साथ स्किन को मद्देनजर रखते हुए, स्किन टोन को, टाइप को, आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस किस्म के सीरम्स यूज करने चाहिए? मेरी एक छोटी सी दरखास्त हर एक से होगी, सीरम से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मॉइस्चराइज करना, मॉइस्चराइज करना। यस। इमोलिएंट्स जो हैं, और अगर तो ड्राई स्किन है तो उनको मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। और अच्छे मॉइस्चराइजर्स, एक कॉस्मेटिक ग्रेड के मॉइस्चराइजर्स होते हैं, एक मेडिकल ग्रेड के मॉइस्चराइजर्स होते हैं। तो एक तो मॉइस्चराइजर्स, दूसरा अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो साबुन का इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है। क्योंकि साबुन विल ऑलवेज मेक योर स्किन मोर ड्राई। ओके। उसकी वजह यह है कि जो आपका स्किन बैरियर है उसको वो तंग करता है, तो आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा जिनके अंदर ज़्यादा इमोलिएंट प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसे सोप्स की तरफ जाना पड़ेगा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन फिर भी देयर आर सोप्स जो कि विच हैव एक्स्ट्रा नरिशिंग, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग इन देम, तो वो सोप्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि ये जो सीरम्स हैं, अब सीरम हर बंदे को सूट नहीं करता। वेरी ट्रू। विटामिन सी बहुत अच्छा है, लेकिन विटामिन सी इरिटेंट भी है, और विटामिन सी हर बंदा लगाता है और ज़रूरी नहीं है कि उसको इफेक्ट मिले। तो आपको ये भी देखना है, इसी तरह आपकी विटामिन ए की जो प्रेपरेशंस हैं, दे आर आल्सो इरिटेंट टुवर्ड्स द स्किन। ओके। तो आपकी स्किन को आपको यूज टू करना पड़ता है टुवर्ड्स यूजिंग दीज काइंड ऑफ सीरम्स। ठीक है। तो आपको थोड़ा लगाना चाहिए पहले, एक तो ये इंस्ट्रक्शन। दूसरी ये है कि जो कुछ भी आप फिर मैं सोशल मीडिया का जिक्र कर देता हूँ या आपके एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपका दूसरा मीडिया शामिल है, हर चीज़ जिसका कि आपको ऐड दिखाया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही काम करें, और जरूरी भी नहीं कि वो आप ही के लिए हो। ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए हो। अब आप देखें कि मैं तो इनसे एम्पथाइज कर सकता हूँ, लड़कियां लड़के दोनों ही। अब तो पहले तो लड़कियां ज़्यादा, लेकिन उनकी पॉकेट मनी या उनकी इनकम का एक बेशतर हिस्सा उन सीरम्स में चला जाता है जो घर पड़े होते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद उनके पास। अगर मैं किसी को कहता हूँ घर से आप अपने तमाम चीज़ें जो यूज़ करें लेकर आएँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें बंद मिलती हैं मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि वो एक तो उसको जब खरीदते हैं तो वो उसकी वो जादुई प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए खरीदते हैं। Yes. एक आध दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद, और इतना प्रॉब्लम है इसके अंदर कि हमारे यहाँ टेस्टर पैक्स तो आते नहीं हैं, हमें यू हैव टू बाय। वी हैव टू बाय द होल Yeah. पैक, और वो होल पैक इस्तेमाल करने के बाद तो मेरे ख्याल में एक सादा सी रजीम रखी जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और उस सादा सी रजीम में आपका एक अच्छा मॉइस्चराइजर होना ज़रूरी है, और उसके अलावा अगर तो आपकी स्किन को आपके लिए कोई क्लींजर अच्छा सा होना ज़रूरी है। मेकअप को उतारिए रात को सोने से पहले और अच्छी तरह अपनी स्किन को क्लींस कीजिए। उसके बाद आपके पास कोई ना कोई विटामिन सी और इसकी प्रेपरेशंस के अंदर
आपके पास कोई ना कोई चीज एडेड हो, तो आई थिंक दैट शुड डू द पर्पस। डॉक्टर कामरान, आपने बड़ी टू द पॉइंट और कंसाइज करके चीज़ें बताई हैं कि बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है। ये स्पेसिफिक 2-3 ऐसे पॉइंट्स इसको आप रोजाना करें तो अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। चूंकि एंटी एज को अच्छे तरीके से ये रन भी कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो कि यूज़ होती हैं, बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बंदा आपको, एक डॉक्टर ये सजेस्ट करे कि आप यही चीज़ें करें जो कि ज़्यादा करीब हैं, जो कि आपकी ज़्यादा स्किन को बेहतर कर सकती हैं, जो कि नॉर्मल है या यूँ कहें कि जो कुदरती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बज़िद होते हैं इस चीज़ पे कि नहीं मुझे यही कराना है, मुझे यही ट्रीटमेंट चाहिए। आपने कहा जो दिखता है वो बिकता है। मैं एक जगह पढ़ रही थी, एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि मरियम नवाज ने परमानेंट मेकअप कराया हुआ है। मुझे ये बात इतनी अजीब लगी और मुझे लगा कि मैं आपसे ये सवाल करूं इस हवाले से कि लोग इस तरह के कमेंट भी करते हैं, बात भी और मानते भी हैं कि क्या इस तरह की चीजें मार्केट में मौजूद है कि आप परमानेंट मेकअप ही करा लें, सोए तब भी मेकअप हो, आप उठे अब तब भी मेकअप हो? परमानेंट तो नहीं, वो सेमी परमानेंट मेकअप होता है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये बेसिकली पिगमेंट होता है। ओके। और देयर आर मशीन्स जिसके जरिए हम उनको, अब आप सादे अल्फाज में जैसे टैटूइंग होती है, अच्छा, टैटू में तो परमानेंट इंक इस्तेमाल की जाती है, इसमें सेमी परमानेंट पिगमेंट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द टाइम बीइंग कितने टाइम तक? 6 महीने से 1 साल तक वो इफेक्ट रह सकता है। 1 साल तक आपको मेकअप करने की जरूरत ही नहीं, मेकअप हुआ हुआ है, सेमी मेकअप? नहीं, मेकअप फिर भी जरूरत पड़ती है, लेकिन कम जरूरत पड़ती है। लाइक अगर आपने लिप्स को देखें, अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, देखें अगर किसी के डार्क लिप्स हैं और वो डार्क लिप्स हैं, अब वो लिपस्टिक के बगैर रहना चाहे वो लड़की, तो किस तरीके से रहेगी? तो उसके लिए सेमी परमानेंट मेकअप इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है जी। ठीक है। उसके अलावा फिर कुछ ये जो पिगमेंट का इस्तेमाल हमारे मेडिसिन के अंदर, खासतौर पे स्किन रिलेटिंग हमारे जो फील्ड है उसके अंदर कैमोफ्लाजिंग के लिए हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल विटिलिगो के पेशेंट्स होते हैं जिनको फुलबेरी के पेशेंट्स कहते हैं, तो फुलबेरी के पेशेंट्स में अंदर उस सेमी परमानेंट पिगमेंट के जरिए हम उसको स्कार को कैमोफ्लाज कर देते हैं, वाइट पार्ट को हम स्किन कलर के साथ मैच कर देते हैं, या दूसरे स्कार्स हैं उनको भी हम मैच कर देते हैं। तो वहां से ये सब कुछ शुरू हुआ और फिर एंड पे जो बड़ी मार्केट है वो एस्थेटिक्स की मार्केट है। तो एस्थेटिक्स की मार्केट के अंदर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें बस सिर्फ एक चीज की एहतियात कीजिए, जहां से भी कराएं एक तो रिलायबल जगह हो। बिल्कुल। अब जो पिगमेंट यूज करें, अब ये देख लीजिए कि अक्सरियत जो मार्केट में बैठी है वो चाइना से ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो पिगमेंट्स हैं, जो पिगमेंट्स आर नॉट मेडिकल ग्रेड पिगमेंट्स। और उसके दूरस नुकसानात ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वो टेम्परेरी, तो आपको एक फायदा मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और यही आपने देखा होगा कि आईब्रोज के साथ जो माइक्रोब्लेडिंग करते हैं, तो माइक्रोब्लेडिंग भी बेसिकली सेमी परमानेंट मेकअप की ही एक किस्म है। तो सेमी परमानेंट मेकअप कैन बी डन फॉर द आईब्रोज, फॉर द चीक्स, फॉर द लिप्स, फॉर एनी अदर एरिया। तो वो एक इस तरह लगता है कि विदाउट मेकअप भी आपने एक ब्लश ऑन लगाया हुआ है। लेकिन ये जरूरत अगर आपको है तभी आप करें, सिर्फ इसलिए कि चीज फैशन में है, सिर्फ इसलिए कि चीज ट्रेंड में है तो आपने भी कराना है, तो आप अपनी अच्छी खासी स्किन को डैमेज ना करें। खास तौर पर खवातीन और आजकल की लड़कियां, बच्चियां मैं कहूंगी, छोटी छोटी एज में उनको लगता है कि नहीं उनके लिप्स इस तरह के होने चाहिए बड़े बड़े। तो मतलब आपको जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने अता की है उसको मजीद इनहांस किया जा सकता है, लेकिन घर में कैसे किया जा सकता है, हाँ ये एक क्वेश्चन मार्क है। डॉक्टर फैसल, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, घर में क्या क्या चीजें यूज की जा सकती है? फॉर एग्जांपल बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारी बच्चियां निकालती हैं, इंटरनेट से यूज करती हैं, एलोवेरा से बहुत कुछ किया जा सकता है, हर्बल प्रोडक्ट से बहुत कुछ किया जा सकता है। घर में रहने वाले को क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा, पहली बात तो वही कि हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। ठीक है, जरूर चेक करें, चाहे वो हर्बल है, होम रेमेडी है, कोई सी भी रेमेडी है, व्हाटएवर, हर एक को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलर्जेंस इरिटेट कर सकते हैं। तो बेहतर है कि जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको थोड़ा सा चेक करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। आजकल सर्दियों का सीज़न है, स्किन ड्राई हो जाती है, जो पहले ही बात हुई थी गर्म पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से। तो बेहतरीन चीज़ है कि आप थोड़ा सा दूध लें और उससे अपनी स्किन को क्लींस करना शुरू करें। जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे क्लींजिंग के हवाले से, तो मिल्क इज़ अ बेस्ट क्लींजर। ठीक है। चाहे मेकअप रिमूव करना हो, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो रही हो, तो दूध का इस्तेमाल जो है वो बेहतरीन है। ठीक है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एजिंग वाली है या ड्राई ज़्यादा हो गई है और फाइन रिंकल्स आ गए, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है कि दूध की बलाई लें, उसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल डालें और 1 से 2 कतरा, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं, लेमन जूस डालें।
That's good. ठीक है, लेमन जूस आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है स्किन पे, तो 1 से 2 कतरे बालाई और आलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके अप्लाई करें। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद अपनी स्किन को किसी भी अच्छे साबुन से, जिसमें डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि जिसमें मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा हो, उससे धो लें और उसके बाद ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लें। तो स्किन जो सी है ना, इस पूरे सीजन में आपकी फ्रेश और ग्लोइंग रह सकती है। मतलब ये कितनी अच्छी होम रेमेडी है जो कि बड़ी आसान भी है, बशर्ते कि आप थोड़ी काहली और सुस्ती को सर्दियों में साइड पे रखें और ये काम करने की कोशिश करें। लेकिन हम चूंकि हमेशा तब रुजू करते हैं किसी डॉक्टर की तरफ, तब हम कंसल्ट करते हैं जब एक मसला एक्सट्रीम पे पहुंच चुका होता है। तो हमें जरा बीच में भी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, बिकॉज अब जमाना ऐसा है, हमारी डाइट ऐसी नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, तो ये चीजें आपकी डायरेक्टली स्किन को भी, इंटरनल पीस को भी आपको डैमेज कर रही होती है। लेकिन हम सिर्फ उस एक्सट्रीम पॉइंट का इंतजार कर रहे होते हैं जब हमें डॉक्टर के रुजू करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की, तो ये डबल चिन का, आपको फैट लूज का, ये सारे ट्रीटमेंट भी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन रिस्क अपनी जगह है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि डॉक्टर का फर्ज होता है ये बताना कि आपने ये कराएंगे तो ये आफ्टर इफेक्ट होगा, ये कराएंगे तो ये साइड इफेक्ट होगा। और मुझे लगता है कि मैंने हमेशा आपके रिव्यूज में देखा भी कि ये क्रेडिबिलिटी चेक होती है। आप हमेशा बताएं अगले बंदे को कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बजीद होते हैं। आप कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे सजेस्ट करते हैं उनको? देखो, कन्विंस के अंदर तो आपको सिंपल से एक चीज है, अगर आप समझते हैं कि आप वो चीज उस बंदे के लिए नहीं है तो बता फिर आप इनकार कर दीजिए। Exactly. ठीक है, बजाय इसके कि वो थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप उसकी बात को मान लें, तो इसका सिर्फ यही एक तरीका है कि आप उसको समझाएं और उसको काउंसल करें। और अगर तो आपका जो प्रोफेशनल जो ओपिनियन है दैट शुड नॉट बी डन, तो फिर आप उसको ना कीजिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अभी पिछली बात से आपने जो बातें की, उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा कि पिछले दिनों मेरे पास एक लड़की आई, अब और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली अब तो मैं देख रहा हूँ कि मेहंदी शादी पे लगवाई और उसके बाद पूरी मेहंदी ने हाथ जला दिया। इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन नहीं, जला दिया। ठीक है, और वो मार्क उसके परमानेंट हिस्सा बन गया है। Oh my God. उसके स्किन के ऊपर वो जो मेहंदी का मार्क था वो, और उसने अपने पहला हफ्ता 10 दिन सिर्फ इसी कर्ब में गुजार दिए कि उसका हाथ जला हुआ। सो आपने सेमी परमानेंट मेकअप की बात की या आपने इसकी बात की, तो हमारी ये चीजें भी बेसिकली ये भी सेमी परमानेंट मेकअप ही है ना। ठीक है, तो ये आप देखिए कि इसके नुकसानात जो फैसल ने भी जो बात कर रहे थे कि जी इसके अंदर बहुत सारे एलर्गन्स होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ नहीं होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आता है जब हमारे पास कोई बंदा टैटू रिमूव कराने के लिए आता है। ठीक है, हमें पता ही नहीं तो उसमें केमिकल कौन कौन से इस्तेमाल किए गए, और जब हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो केमिकल ऐसे बिहेव करता है कि उसकी वजह से इन्फेक्शन या दूसरी चीज़ों के होने के चांसेस हैं। और फिर उसमें खारिश होती है, लोग खारिश बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उनको समझाते भी हैं लेकिन फिर भी खारिश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जख्म बिगड़ जाता है। अब कमिंग डाउन टू आपकी ये स्किन टाइटनिंग और ये सारी प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रोसीजर को अडेप्ट किया जा सकता है अगर आप उनको ऑल्टरनेट दे दें या आप उनको बता दें कि ये है, तब भी अगले को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं होता। दूसरा ये है कि आपने कन्विंस करने के अंदर एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि लोग रिजल्ट्स मांगते हैं। यस, आउटपुट। और अगर आप रिजल्ट दे सकते हैं तो उसके लिए आपको उनके साथ टाइम गुजारना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि इतने अरसे में ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आएगा, और मोस्टली वो हो जाता है। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि जी इतने सारे क्लिनिक्स और इतनी सारी चीजें खुल गए हैं, पीपल आर नॉट ट्रेन्ड ऑन द मशीन्स। उनको ये नहीं पता कि उस मशीन से रिजल्ट निकालने कैसे हैं। अब वही बंदर के हाथ में अगर आप माचिस दे देंगे तो वो तो जंगल चलाएगा। ठीक है, और अनाड़ी के हाथ में कोई चीज आ जाएगी तो वो चीज फिर आप उसको एक अनाड़ी के हाथ में आप कहें कि जी आप फिरारी चला लें, तो वो अनाड़ी क्या फिरारी चलाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसलिए आप ये देख लें कि आप अपना नुकसान खुद से कर रहे हैं। अब हमने इसको कैसे काउंटर किया है, हमारे पास देयर इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग। मेरी जहाँ पे कमी होती है, मेरे साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, शी इज वर्किंग विद मी, वो मेरी उस कमी को पूरा कर देते हैं। मैं अब लेटली मैं कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेता। That's good, मैं उन्हें कहता हूँ कि जी मेरी टीम
और मशवरा करके वी टेक अ टीम डिसीजन। उसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी है, हमारे पास डेंटिस्ट्री है, लेकिन हर जगह के पास इतनी चीज़ें नहीं होती। हमारे गायनी के डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जन मौजूद हैं, तो हम एक कंप्लीट टीम के तौर पे उस चीज को एड्रेस कर लेते हैं। पर ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। लास्ट टाइम भी डॉक्टर कामरान से जब मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मैंने इसी को कंसाइज किया था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पर, अंडर वन अम्ब्रेला अगर आपको इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो तो आपको फिर हर जगह जा जाकर क्रेडिबिलिटी चेक भी नहीं करनी पड़ती और हर जगह जाकर आपको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता, जो कि बाद में बुरा एक्सपीरियंस भी बन सकता है। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। प्रोग्राम को कंक्लूड करती है इस पॉइंट पर कि हर किसी को अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहिए। अगर डॉक्टर्स कर रहे हैं तो आपको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगले बंदे को सजेस्ट कर देना चाहिए कि ट्रीटमेंट आपके लिए है या नहीं। लेकिन आपका काम क्या है? उस ट्रीटमेंट तक पहुंचने से पहले एक लंबा अरसा, बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, वो टाइम होता है जिसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं कुदरती चीजों के साथ, हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ अपनी स्किन को बेहतर किया जा सकता है। तो घर में ये चीजें करने की कोशिश करें, लेकिन देखा देखी बिल्कुल ना करें। अगर वो चीज उसको सूट की तो डजंट मीन कि वो आपको भी सूट करेगी। तो अपनी स्किन टाइप को समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही अपनी स्किन पर कुछ अप्लाई करें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोविड की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।